हेलो बच्चों। आज मैं आपको क्लास 8 जिसका सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स इसके वर्कशीट नंबर 33 समझाऊंगी, जिसकी डेट है मेरे पास 4 फरवरी 2021। तो आज की वर्कशीट में क्या सीखने वाले हैं हम? आज हम सीखने वाले हैं टर्म्स, फैक्टर्स एंड कोफिशिएंट ऑफ अ एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन बनाना हमने लास्ट वर्कशीट में सीखा था ना, जिसमें वो बैलून्स वाले केस थे और टॉफीज वाले थे, रश्मि और राहिम वाला, है ना। तो चलिए आज हम उसके टर्म्स, फैक्टर और कोफिशिएंट्स के बारे में जानेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहली बात मैं आपको यहाँ पर टर्म्स बताती हूँ क्या होती है। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा, कोई सा भी मैं रैंडमली एक एक्सप्रेशन यहाँ पर लिख रही हूँ। ठीक है, ये मैंने एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा है। अब देखो इसमें ना दो टर्म्स हैं, एक टर्म ये है 5xy और दूसरी टर्म है ये 6। ये है दो टर्म्स। तो एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में कितनी भी टर्म्स हो सकती हैं, लेकिन उसको आप बांटोगे कैसे, मतलब अलग अलग कैसे करोगे? उन 4 ऑपरेशन से, जो ऑपरेशंस हम पढ़ के आए थे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, उन 4 ऑपरेशन से आप उन्हें अलग कर दोगे। ठीक है, जैसे अगर मैं एक और एग्जांपल आपके पास यहाँ पर लूं, 2xy प्लस 9y माइनस 3। अब मैं आपसे पूछूं कि बताओ इसमें कितनी टर्म्स हैं, तो एक टर्म तो आपको ये दिख रही है क्योंकि इसके बाद प्लस शुरू हो गया, तो 2xy। फिर एक टर्म आपको ये दिख रही है 9y, कॉमा लगा के लिखेंगे 9y। फिर एक टर्म आपको ये दिख रही है, तो अब आप यहाँ 3 लिखोगे, लेकिन ये 3 गलत है, यहाँ पर 3 नहीं आएगा, यहाँ -3 आएगा क्योंकि इसके आगे माइनस लगा है। ठीक है, फिर आप सोच रहे होंगे हमने प्लस क्यों नहीं लगाया? बिल्कुल सही, प्लस क्यों नहीं लगाया भाई? तो देखो, अगर आपको मैं बोलूं कि 2 लिखो, तो क्या आप कभी भी ऐसे लिखते हो +2? नहीं ना, आप खाली 2 लिख के दे दोगे मुझे। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं -2 लिखो, तो फिर आप ऐसे ही तो लिख के दोगे माइनस। तो फिर आपने 2 के आगे प्लस क्यों नहीं लगाया? नहीं लगाया ना, क्योंकि किसी भी नंबर के आगे प्लस नहीं लगता। जब वो माइनस का होता है तभी माइनस लगाया जाता है। अगर कुछ भी नहीं लग रहा है, इसका मतलब वो नंबर खुद ही प्लस में ही है। ठीक है, तो अब आपको टर्म्स पता चल गई। चलिए अब बात करते हैं हम किसकी? फैक्टर्स की। अगर आपको टर्म्स निकालनी आ गई तो फैक्टर तो आप बहुत आसानी से निकाल पाओगे। जैसे कि हमारे पास एक टर्म है 2xy, है ना, ये टर्म 2xy। तो इसके फैक्टर्स मतलब इसको तोड़ दो, 2 अलग कर दो इसका, x अलग कर दो इसका, y अलग कर दो। ये जो हो गए ये हो गए इसके फैक्टर्स। ठीक है, अब अगर मैं 9y की यहाँ पर बात करूं, तो आप क्या करोगे? इसको अलग कर दोगे, 9 इंटू वाई, ये इसके फैक्टर्स हो गए। नहीं, अब ये और आगे खुलेगा। देखो 2 तो किसी की टेबल में नहीं आता था, वो प्राइम नंबर था, इसलिए मैंने उसको और खोला नहीं। लेकिन 9 तो 3 की टेबल में आता है, तो 3 इंटू वाई। अब ये हैं इसके फैक्टर्स 9y के। ठीक है, आपको टर्म्स पता चल गई, फैक्टर्स पता चल गए। अब आते हैं हम किस पे? कोफिशिएंट पे। ठीक है, उसको और जान लेते हैं, फिर आपकी वर्कशीट देखेंगे कि क्या है कोफिशिएंट का मतलब क्या है। चलो यहाँ देखते हैं। देखो जैसे मैंने लिखा 2xy, अब मैं आपसे कहूं कि मुझे कोफिशिएंट बताओ किसका? y का, इस y का। तो पता है आप क्या करो, y को छोड़ के इसके साथ में जो भी लगा हुआ है वो इसका कोफिशिएंट है, तो 2x इसका कोफिशिएंट हो गया। अगर मैं आपसे y का कोफिशिएंट पूछती हूँ तो, लेकिन अगर मैं आपसे x का कोफिशिएंट पूछूं, तो x को छोड़ दो, बाकी जो बचा है वो लिख दो, तो 2y इसका कोफिशिएंट हो गया। ठीक है, अगर मैं आपसे एक्स वाई का कॉफिशिएंट पूछूं, तो एक्स वाई को छोड़ दो, अब जो बचा वो कॉफिशिएंट है, तो 2 बचा, तो 2 उसका कॉफिशिएंट होगा। तो हर टर्म का अलग कॉफिशिएंट होता है नहीं होता? अब 9y का कॉफिशिएंट है, अलग होगा, क्योंकि अगर मैं कहूं y का कॉफिशिएंट बताओ इस टर्म के अंदर, तो आप मुझे 9 बताने वाले हो। लेकिन अगर 2xy में मैंने y का कॉफिशिएंट पूछा था, तो आपने मुझे 2x बताया था। ठीक है, तो हर टर्म का कॉफिशिएंट हम निकाल सकते हैं। बाकी और अभी इसको डिटेल में आगे हमारे पास 1-2 क्वेश्चन है, तब देख लेंगे हम इसे। ठीक है, तो शॉर्ट में भी आपको तीनों चीजें पता चल गई। चलिए वही सब चीजें देखो यहाँ पर लिखी है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हैज मोर देन वन टर्म्स, टर्म्स आर सेपरेटेड बाय, इन साइन से हम अलग करते हैं। टर्म्स कैन हैव वन और मैनी फैक्टर, एक या एक से ज्यादा फैक्टर उसके हो सकते हैं। एनी फैक्टर ऑफ अ टर्म इज कॉल्ड द कोफिशिएंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ रिमेनिंग फैक्टर। तो ये वही चीज है जो भी मैंने आपको बताई है। अब बात करते हैं यहाँ पर, कह रहा है हमसे राइट द एक्सप्रेशन विद द टर्म गिवन बिलो। अब एक्सप्रेशन आपको बनाना है, आपको टर्म्स दे रखी है, कुछ नहीं करना, इनको जोड़ दो। कैसे जोड़ दो? जैसे ये लिखा हुआ है 5xy, तो कॉमा की जगह प्लस, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था प्लस वाली टर्म के आगे ना कभी भी प्लस लगा नहीं होता, लेकिन वो होती ही प्लस की ही है। ठीक है, ऐसे इस कॉमा की जगह प्लस लगा दो, 8l के, नहीं एक सेकेंड, ये 81 लिखा है शायद, तो 81 के। ठीक है, एल नहीं है ये। एंड अब है -10, तो अब यहां लिखोगे -10।
बन गई मेरी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अलग अलग करूंगी तो ये टर्म्स आ गई। ठीक है, सेकंड वाले की करें, चलो 8mn प्लस 7ab, अब ये माइनस का है तो माइनस gf, अब देखो ये भी माइनस का है तो -5। ठीक है, थर्ड वाले का देखते हैं, -7pr, कुछ कॉमा है ना, कोई साइन नहीं है तो प्लस लगेगा, 51m, ये पता है एक्चुअल में पता नहीं चल रहा है कि ये l लिखा हुआ है या 1 लिखा हुआ है, वैसे मुझे ये l लग रहा है तो मैं इसको l ही लिख रही हूँ। अगर आपको ये आपने वर्कशीट निकाल रखी होगी ना, अगर आपको ये 1 लगे तो इसे आप 1 कर दीजिएगा यहाँ। ठीक है, प्लस 2gh और प्लस 6x, तो ये मेरी तीनों क्या बन गई, एक्सप्रेशंस बन गई इन टर्म्स की। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब आ गए हम कहाँ पर, अब ये एक्सप्रेशन मेरे को एक लिख के दिया हुआ है, वही सब कुछ बता रखा है टर्म्स। तो अगर मैं इसमें आपसे टर्म्स पूछूं तो एक आपका होगी 4xy होगी, कॉमा लगा के एक होगी आपके पास -5x, कॉमा लगा के एक होगी आपके पास 6, 3 टर्म होगी, तीनों टर्म इन्होंने यहाँ लिख रखी है। उसके बाद अगर मैं आपसे इसके फैक्टर बोलूं तो इसके फैक्टर 4 किसी और की टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है, तो 2 इंटू 2 4 और इंटू x इंटू वाई। इसके फैक्टर्स बोलूं तो -5 इंटू एक्स, क्योंकि 5 किसी की टेबल में नहीं आता। इसके फैक्टर्स बोलूं, ये तो कांस्टेंट पार्ट है। ठीक है, तो इसके फैक्टर्स ये किस किस की टेबल में आता है। अच्छा हाँ, एक चीज मैं आपको बताना भूल गई, जैसे मैंने यहाँ 4 लिखा तो ये 2 की टेबल में आता है ना, 2 के साथ साथ ये 4 की टेबल में भी आता है, तो आपको सारे फैक्टर्स लिखने हैं। तो इन्होंने जैसे 4xy है तो 4 के फैक्टर्स लिखे 1 2 4 और xy ऐसी है। ठीक है, तो आपको सारे फैक्टर्स लिखने हैं, मैं इसको चेंज कर देती हूँ कहीं आपको कंफ्यूजन हो। देखो, तो 4 के फैक्टर्स यहाँ पर हो जाएंगे मेरे पास, एक 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है, 4 की टेबल में आता है, और x और y ऐसे ही रहेंगे। तो 4xy के फैक्टर्स मेरे पास क्या आ गए, 1 2 4 x और y। ठीक है, 5 के फैक्टर, 5 अपनी टेबल में आता है और 1 की टेबल में आता है, तो 5 और 1 होगा और यहाँ पर x आएगा। 6 के फैक्टर 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है, 3 की टेबल में आता है, 6 की टेबल में आता है। आपको याद होगा HCF हम करते हैं ना, फैक्टर वाला, कॉमन फैक्टर वाला, ये वही तरीका है एक तरीके से। ठीक है, एक चीज और इसमें बता रखी है, कांस्टेंट पार्ट और वेरिएबल पार्ट, चलो वो यहाँ देखते हैं। 4xy माइनस xy प्लस 6 है, तो देखो इसको बोलते हैं कांस्टेंट पार्ट, अगर मैं पूरी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में बोलूं तो। लेकिन अगर खाली मैं इस टर्म में पूछूं कांस्टेंट पार्ट क्या है, तो इसमें कांस्टेंट पार्ट मेरे पास होगा 4, और वेरिएबल पार्ट मेरे पास क्या होगा, जो वेरिएबल जो चेंज होता रहता है वो होगा मेरे पास xy। ठीक है, उसी तरीके से अगर मैं इस टर्म में पूछूं 5x में माइनस में, तो इसमें कांस्टेंट पार्ट जो है वो मेरे पास क्या होगा, -5, और जो वेरिएबल होगा वो होगा मेरे पास x, ये -5 है। ठीक है, वेरिएबल पार्ट जो होगा वो होगा मेरे पास x। ठीक है, उसके बाद अगर थर्ड वाली देखें 6 है, तो ये तो पहले से ही कांस्टेंट है, इसमें वेरिएबल पार्ट है ही नहीं, तो वही चीज आपको यहाँ पर बता रखी है। ठीक है ना, चलिए अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, लेट अस फाइंड कोफिशिएंट। फर्स्ट टर्म थी मेरे पास 4xy, अगर मैं इसके फैक्टर्स देखूं तो देखो लिखे हैं उन्होंने 4x और y, यही फैक्टर्स होंगे। ठीक है, आप इन फैक्टर्स को देखो ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो, एक ही बात है। अगर मैं आपसे कहूँ 4 का कॉफिशिएंट बताओ, जिसका कॉफिशिएंट पूछ रहे हैं ना उसको छोड़ के बाकी सब लिख दो, तो 4 को जरा छोड़ दो आप, 4xy है, 4 को भूल जाओ, बाकी क्या बचा, xy आ गया कॉफिशिएंट। अगर मैं कहूँ आपसे कि मुझे xy का कॉफिशिएंट बताओ, तो इसको भूल जाओ, क्या बचा 4, तो 4 आ गया। अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे x का कॉफिशिएंट बताओ, तो इसको भूल जाओ, क्या बचा 4y। अगर मैं आपसे कहूँ 4x, सॉरी, y का कॉफिशिएंट बताओ, इसको भूल जाओ, क्या बचा 4x बचा। तो जिसका भी कॉफिशिएंट निकालना है उसको छोड़ दो, बाकी जो भी उसके साथ में जुड़े हुए नंबर्स उनको लिख दो, वो उसका कॉफिशिएंट। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये सेकंड टर्म का भी आपको बता रखा है, 5x का सेम वही है, पहले फैक्टर्स लिख दिए फिर उसके कॉफिशिएंट बता दिए। ठीक है, अब हम देखते हैं हमें क्या करना है। कह रहा है फैक्टराइज द टर्म गिवन बिलो, इनके फैक्टर्स लिखने हैं, तो लिखते हैं चलो फैक्टर्स। तो 12xy, देखो फैक्टर्स इन्होंने यहाँ पर ऐसे लिख रखे हैं 1 2 4, तो मैं भी आपको इसी में ही बता रही हूँ। तो 12 के फैक्टर्स होंगे 1 2, टी की टेबल में भी आता है 12, 4 की टेबल में भी आता है, 6 की टेबल में भी आता है, 7 में नहीं आता, 8 में नहीं आता, 9 में नहीं आता, अब किसी में नहीं आता, अपनी 12 की टेबल में आता है, और xy, ये इसके फैक्टर्स हो गए।
फैक्टराइज करना है, निकल गए फैक्टर। ठीक है, सेकेंड में यहाँ पर आपसे कह रहा है 20AB, तो 1 2 4 5, जिसकी टेबल में 20 आ रहा है ना, मैं वो लिख रही हूँ। देखो इसके लिए आपको ना डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए, तभी आप ये बता सकते हो कि कौन सा नंबर किस टेबल में आता है। ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल क्या चीज है मैं यहाँ पर तो नहीं बताऊंगी, नहीं तो ये वर्कशीट बहुत बड़ी हो जाएगी इसकी वीडियो। मैंने उसकी ना वीडियो बना रखी है अलग से, मैं लिंक दे दूंगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 के बाद 6 में नहीं आता, 7 में नहीं आता, 8 में नहीं आता, 9 में नहीं आता, 10 में आता है और 20 अपनी में आता है, और ए और बी। ठीक है, तो ये हो गया। मैं देखो ये वाले फैक्टर्स निकाल रही हूँ, आप इसको इस तरीके से भी निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है आपसे थर्ड वाले में 17 तो मेरा प्राइम नंबर है, वो सिर्फ अपनी और 1 की टेबल में आता है और किसी टेबल में नहीं आता है, ये इसके फैक्टर्स आ गए हैं। उसके बाद बात आती है 50 की, XYZ। 50 तो बहुतों की टेबल में आता है, 1 हो गया, 2 हो गया, और किसी में आता है 5 की में भी आता है, बाकी 10 की में आता है जैसे, और देखा जाए तो 20 की सॉरी 25 की टेबल में आता है, 50 अपनी टेबल में भी आता है, और X इंटू वाई इंटू जेड। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ वाला देखते हैं, -40 MN है, तो 1 की टेबल में आता है ये, इसको ना मैंने एक बार माइनस को अलग कर दिया है बस। 2 की टेबल में आता है, 4 की टेबल में आता है, 5 की टेबल में आता है, 8 की टेबल में आता है, 9 की में नहीं आता, 10 की में आता है, बिल्कुल आता है। उसके बाद किस टेबल में आता है, 40 है ना, 20 की टेबल में आता है, 40 अपनी टेबल में आता है, और M और N ऐसे ही है इसके फैक्टर्स। ठीक है, उसके बाद बात आती है सिक्स्थ वाले की, तो 24x² है, 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है, 3 की टेबल में आता है, 4 की टेबल में आता है, 6 की टेबल में आता है 24, 8 की टेबल में भी आता है, 9 10 अब नहीं आता, 12 की टेबल में आता है, और किस किस की टेबल में आता है, 13 14 15 16 17 18, किसी टेबल में नहीं आता है, 24 में आता है। अब देखो यहाँ पर x² लिखा है, मतलब कि ये x 2 बार आएगा, और y। ठीक है, लास्ट रह गया 15FGH, 1 3 5 15, और किसी में तो नहीं आता है ये, FGH, खत्म। ये मैंने इसके फैक्टराइज यहाँ पर इसके फैक्टर्स निकाल दिए सारे, जैसे फैक्टर्स आपको यहाँ पर बताए गए थे सेम वैसे ही मैंने यहाँ पर फैक्टर निकाल दिए अलग अलग करके। ठीक है ना, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ कह रहा है राइट द कांस्टेंट पार्ट इन द टर्म गिवन बिलो, कांस्टेंट पार्ट लिखना है, तो इसका कांस्टेंट पार्ट है 23, कांस्टेंट मतलब जो चेंज नहीं हो सकता, इसका है 12, क्या इसका कोई कांस्टेंट पार्ट है, बिल्कुल है, माइनस, मैं यहाँ लिख के दिखाती हूँ एक बारी, -BCZ का मतलब है -1 BCZ, 1 से किसी को भी इंटू करेंगे 1 ही आएगा ना, इसलिए इसका कांस्टेंट पार्ट -1 है। 79 इसका 15 है, इसका 9 है, इसका 18 है, इसका 72 है, यही सब तो है कांस्टेंट पार्ट ये सारे, बाकी तो ये सारे वेरिएबल है जो चेंज होते रहते हैं। ठीक है, अब यहाँ कह रहे हैं राइट द वेरिएबल पार्ट, अब वेरिएबल पार्ट लिखना है, तो इसका तो यही है ASD, इसका है BNM, इसका अगर हम देखें तो क्या है PQ है, और अगर इसका देखें तो FG और H है, इसका JK है, इसका XYZ है, इसका PQR है, ये इसके वेरिएबल पार्ट्स हो गए, ये कांस्टेंट पार्ट्स हो गए, यहाँ पर हमने फैक्टराइज कर दिया, ये इसके फैक्टर्स हो गए। ठीक है, तो वर्कशीट हमारी यहाँ कंप्लीट हो गई है, और नहीं है इसमें वर्कशीट में कुछ भी, तो आज की आसान सी वर्कशीट्स थी जिसमें हमने फैक्टर निकालने सीखे, कोफिशिएंट्स निकालने सीखे, टर्म बतानी सीखी, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनाना सीखा। ठीक है ना, अब एक क्वेश्चन मैं आपको दूं, आप मुझे करके बताना, 2-3 मैं आपको टर्म्स दे रही हूँ, आप मुझे सिर्फ एक्सप्रेशन बता के दिखा देना अभी। ठीक है, बाकी का आगे हम बाद में करेंगे। चलो मैं यहाँ पर टर्म्स लिख देती हूँ, जैसे मैंने एक लिख दी 4xy, एक लिख दी -9zx, एक लिख दी 3xz। अब आप इससे क्या बनाओगे, एक एक्सप्रेशन बनाओगे, मेक एन एक्सप्रेशन, तो एक्सप्रेशन बनाना और कमेंट करके आप मुझको आंसर बताना। ठीक है, चलिए वर्कशीट नंबर 33 कंप्लीट हो गई है, अब वर्कशीट नंबर 34 जो है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।